चाल है और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा और इसको कई बार किताबों में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इन सर्फेसेस के बीच में दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड दे विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट सर्फेसेस। एक ये वाला सर्फेस और इसके साथ जो कांटेक्ट सर्फेस है इसके ऊपर, इस पे एक फोर्स ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर mg, देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू k इनटू m इज इक्वल टू म्यू k इनटू m इनटू। हाय मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज से थोड़ा लेक्चर का ना तरीका, पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे और आज से जो भी मेरा पहला लेक्चर होगा, जैसे फ्रिक्शन का पहला लेक्चर है, तो ये लेक्चर डेडिकेट करूंगा मैं जेई मेन को। तो जो भी बच्चे जेई मेन की तैयारी करें, स्पेशली जो इस साल जेई मेन लिखने वाले हैं, उन बच्चों के लिए तो ये लेक्चर बिल्कुल ऐसा होगा जो इससे बढ़िया लेक्चर मिल ही नहीं सकता। मतलब अगर इस लेक्चर के लास्ट तक आप रुक जाते हो और इस पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को जो भी मैंने इस लेक्चर में लिया हुआ है अगर आप ढंग से कर लेते हो, तो इस चैप्टर के अंदर, फ्रिक्शन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक जेई मेन में आए हुए हैं सारे कवर्ड मिलेंगे। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं 3, 4, 6, 10, वो मैं इस किताब से सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। तो ये किताब मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इस वेदांतु की किताब है, जेई मेन के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। अब इसमें मैं बहुत रिलाई करता हूँ क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस जो भी 22-23 में आए वो कवर्ड है। जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ कि 22-23 के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के करने चाहिए और 24 वाले जो क्वेश्चंस है उसको टेस्ट के रूप में करने चाहिए। तो ये लेक्चर में जेई मेन के बच्चे, नीट के बच्चे, कोई भी बच्चे जो बेसिक से अपने चीजों को कवर करना चाहते हैं उनके लिए लेक्चर बिल्कुल एप्ट है। और नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स विल बी डेडिकेटेड टू जेई एडवांस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रिक्शन का। और ये सारे क्वेश्चंस लेक्चर के बाद आपको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए उससे ये क्वेश्चंस आपसे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की तरह सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन को समझने के लिए बच्चों एक बेसिक हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, इसे बिल्कुल पेशेंटली लेक्चर को अटेंड करना। जैसे मैंने बताया, पेन कॉपी लेके बैठना, सारे चीजें नोट करना, क्योंकि इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये लेक्चर कर लेते हो तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जंप कर जाते हो। जेई मेन का कोई भी कॉन्सेप्ट, नीट का कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक ब्लॉक को जमीन पे रख देते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स से एक ब्लॉक को जमीन पे रख दिया। अब इस ब्लॉक पे और नीचे का जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। रफ सरफेस का मतलब है फ्रिक्शन लग रहा है। अब इस ब्लॉक को एनालाइज करते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको लेके। तो सबसे पहले इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस अप्लाई करूं तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, एक mg नीचे की ओर लगेगा। अभी तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर। अब मैंने अभी तक फोर्स नहीं लगाया है। अगर मैंने फोर्स नहीं लगाया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, वहीं का वहीं रहेगा। आपको भी पता है कि न्यूटन अंकल क्या बोलते हैं। न्यूटन अंकल बोलते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगता है, उसका स्टेट नहीं बदलता है, उसकी जैसी स्थिति है वो उसी स्थिति में पड़ा रहेगा। तो हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो अभी इसका मोशन नहीं होगा। तो अभी क्या होगा, राइट हैंड साइड, न्यूटन अंकल क्या बोलते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और रुका हुआ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो राइट हैंड साइड तो 0 है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो ये मैं बोल सकता हूं यहां पे इस केस में कि फ्रिक्शन भी 0 होगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो फ्रिक्शन तो 0 है। मतलब अगर एक ब्लॉक सिंपली जमीन के ऊपर, या ये पेन, मान लो इस पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है और मैं इससे पूछूं आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रिक्शन फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, डेफिनेशन पे आते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स कोई अलग चीज नहीं है, कोई हवा सी चीज नहीं है, इट इज जस्ट अनदर फोर्स। जो न्यूटन अंकल बताया, जैसे टेंशन बताया, नॉर्मल बताया, जैसा वेट बताया, वैसे ही एक फ्रिक्शन एक जस्ट अनदर फोर्स है। अब क्या करेंगे, अब मान लो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से F लगा देता हूं। और अभी भी मैं आपको बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड तो अभी भी 0 है। राइट हैंड साइड अभी भी 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्योंकि इनिशियली रुका हुआ था, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है। एंड देयरफॉर कोई ना कोई फोर्स इसको अपोज कर रहा होगा जिसकी वजह से रुका हुआ रहेगा। एंड दैट फोर्स माय डियर बच्चों, उसको बोलते हैं, एक फोर्स जो इसको अपोज कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। एंड मैं यहां पे लिखूंगा -F। एंड देयरफॉर इन द सेकंड केस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गया, F के बराबर हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो F के बराबर है। अब क्यों हुआ ये समझ में आया, क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ था, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है मतलब फोर्स एक्सटर्नल ये लगा, लेकिन
मूव नहीं कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होना चाहिए, जितना आगे लगा उतना ही पीछे भी लगना चाहिए, तभी ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे रहेगा, नहीं तो ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। अब इस फोर्स को बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लो यही बुक ले लेते हैं, ये इसके ऊपर मैंने एक रिमोट रख दिया, इस रिमोट पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स लगाना शुरू किया, अभी ये रिमोट मूव नहीं कर रहा है, अभी अब मैं और फोर्स बढ़ा देता हूं, अभी भी रिमोट मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा और करूंगा तो अब रिमोट जो है ये धीरे 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 मूव करने लग गया। सो देयर आर केसेस कि अगर मैं इस फ्रिक्शन फोर्स को, इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, ब्लॉक कभी भी रुका रहेगा। जैसे आपने घर में देखा होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मैंने रखा हुआ है जमीन के ऊपर, उसको मैं मूव करने की कोशिश करता हूं, वो पहले कुछ टाइम लेता है और उसके बाद मूव करना शुरू करता है, और बहुत हैवी है तो बिल्कुल मूव नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है मूव कराना उसको। तो जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाना शुरू करोगे, जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब तक फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर पीछे की ओर लग रहा है और इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब ये फ्रिक्शन जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, फ्रिक्शन जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा और उसके बाद बॉडी मूव करने लग जाएगा, और इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं एफ एस मैक्स। मैंने यहां पे लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, अभी हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे इसके। तो मैक्सिमम एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ, बट इसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है और वो बोलते हैं म्यू एस एन के बराबर, मतलब नॉर्मल का कोई एक फैक्टर होता है और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा और इसको कई बार किताबों में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, कई बार किताबों में इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और इसके बाद जब मोशन शुरू हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक जब मूव करने लग जाएगा, तो चौथे केस पे आ जाएंगे। चौथा केस क्या बोलता है, चौथा केस बोलता है कि जब ये मूव करने लग जाएगा तो फ्रिक्शन जो है ये काइनेटिक में बदल जाता है, मतलब अब सरफेस के बीच में मोशन शुरू हो जाता है एंड देयरफॉर द फ्रिक्शन बिकम्स काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू म्यू के एन होता है। ये भी सेम चीज है, सिमिलर जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब आते हैं बेसिकली एग्जांपल, अगर आपने समझ लिया है तो अब आते हैं बेसिक डेफिनेशन पे कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन बच्चों, अगर मैं इसको पूरे को डिफाइन करूं तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, सबसे पहले मैं लिख भी देता हूं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन is a force which has the tendency to oppose or opposes relative motion between surfaces in contact। ये पूरा डेफिनेशन हुआ। अब यहां पे बहुत बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इट इज अ फोर्स। तो कई बार बच्चे बोलते हैं भाई ये चीज हमेशा पीछे की ओर लगता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को। ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज अ फोर्स, मतलब जैसे न्यूटन अंकल बताया कि अलग फोर्सेस होते हैं, टेंशन है, न्यू नॉर्मल है, वैसे ही एक अनदर फोर्स है विच हैज द टेंडेंसी टू अपोज। टेंडेंसी टू अपोज कब हो रहा है, मतलब यहां पे आप ये देखो पहले वाले केसेस में, पहले तीन केसेस में बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब अगर मूव नहीं कर रहा है उस समय क्या है, इसकी टेंडेंसी है अपोज करने की। अभी अपोज नहीं कर रहा क्योंकि मोशन तो हो ही नहीं रहा है। अगर मोशन नहीं हो रहा है तो इट हैज द टेंडेंसी टू अपोज द मोशन, ठीक है। तो टेंडेंसी टू अपोज और अपोजेस, अपोजिस कब हो रहा है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब जब मोशन हो जाएगा, जब शुरू हो जाएगा उस समय क्या करेगा, वो मोशन को अपोज कर रहा है। किस टाइप के मोशन को, लास्ट में लिखा हुआ इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर दो सरफेस है तो ये अगर नीचे वाला सरफेस आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इस सरफेस को पीछे की ओर खींचेगा, और अगर ये सरफेस, नीचे वाला सरफेस पीछे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, इसको आगे खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेईई एडवांस के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इसीलिए कई ऐसे केसेस होते हैं, एक केस आज भी लिया है मैंने,
जिसमें फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा होगा rather than पीछे की ओर। तो इट डज नॉट मीन कि फ्रिक्शन हमेशा ही बैकवर्ड लगता है। फ्रिक्शन कई बार जब चल रहे होते हो आप तो फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा होता है। अगर आगे नहीं लगता तो आप आगे मूव कर ही नहीं सकते थे। कार जब आगे मूव कर रही होती है, ब्रेक नहीं लग रहा होता है, उस समय फ्रिक्शन जो है आगे की ओर लग रहा होता है, तभी कोई ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर पाता है। तो फ्रिक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव अहेड। नहीं फ्रिक्शन होता तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, चल ही नहीं पाते। इसीलिए फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोजेस, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन और हायर लेवल फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे, जो जेईई एडवांस या ओलंपियाड के लिए जरूरी होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको मैंने ये बता दिया कि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करूं तो सारी चीजें इस ग्राफ से समझ में आ जाएंगी। अगर मैं फ्रिक्शन और ये जो मैंने फोर्स लगाया है बाहर वाला, इसके बीच में ग्राफ बनाऊं, सबसे पहले आप देखो क्या था, फ्रिक्शन जो है वो इनिशियली फ्रिक्शन वाज यहां पे 0, तो यहां पे फ्रिक्शन 0 था। फिर फ्रिक्शन की वैल्यू जो है धीरे 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 इंक्रीज होती रही और इट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे यहां पे पहुंच गया। अब इसके बाद तो बेसिकली यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू क्या है इसकी 0। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाना शुरू करते हो वैसे वैसे फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और वो फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम किस वैल्यू पे पहुंच गया, फ्रिक्शन अपने एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकता है और उसको हम बोलते हैं एफ एस मैक्सिमम। ये एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, और इसको कई बार किताबों में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिखा रहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट अब रुक नहीं सकता है, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है अब दूसरे टाइप का फ्रिक्शन लग जाता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, एंड दैट विल लुक लाइक थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा दिखेगा, एंड विच इज बेसिकली इससे थोड़ा सा कम। सो बेसिकली यहां से हल्का सा कम, एंड दिस फ्रिक्शन, ये एक सीधी लाइन नहीं खींचिए, ये थोड़ा ऊपर नीचे, बट इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं तो इसको हम बोलेंगे एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। इस चीज को हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ एस मैक्सिमम, इसकी जो वैल्यू होती है इन दोनों की, वो वैल्यू होती है, वो एफ एस मैक्सिमम होता है म्यू एस एन, और एफ काइनेटिक की जो वैल्यू होती है वो होता है म्यू के इंटू एन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो होता है उससे रिलेटेड होता है फ्रिक्शन। नॉर्मल किधर लगता है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा है, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन एंड नॉर्मल आर रिलेटेड बाय म्यू एस एंड म्यू के, एंड दीज आर नोन एज, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक सब समझ में आया कि भाई कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन केवल एक मोशन को अपोज करने वाली चीज है जो सरफेस के बीच में लगता है, बट रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एक्चुअल मोशन को नहीं अपोज करता है, एक्चुअल मोशन को कई बार सपोर्ट भी करता है। तो जैसे हम आगे चल रहे होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सरफेस की टेंडेंसी क्या है, सरफेस की टेंडेंसी है हमसे आगे रहने की, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन हमें सरफेस के साथ रखने के लिए फ्रिक्शन हम पे आगे की ओर लग रहा होता है, और तभी हम आगे की ओर बढ़ पा रहे होते हैं। विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। अब इस ग्राफ से बच्चों कई सारी चीजें समझ सकते हैं। इस ग्राफ से सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले आपको समझ में आता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक लाई करता है। मतलब स्टैटिक कुछ भी हो सकता है, रुका हुआ है तो 0 होगा, जब फोर्स 0 था तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और एक समय जब वो जस्ट मूव करने वाला होगा उस समय उसकी वैल्यू जो होगी म्यू एस मैक्सिमम के बराबर होगी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, ये वाली चीज की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन, इसके बराबर होती है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो ये फोर्स है ये 0 और इसके बीच में होता है, एंड देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज यहां से आप देखो कि अगर मैं बोलता हूं आपसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को कंपेयर करो, तो आप क्या बोलोगे? आप अगर ये बोलते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन, ये असर्शन रीजन में आ सकता है आपके क्वेश्चन कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे ट्रू। गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि स्टैटिक को आप काइनेटिक के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे हो। यू कैन ओनली कंपेयर द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विद काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक तो 0 से लेके यहां तक लाई कर रहा है, और काइनेटिक कहीं वहां पे
कहीं यहाँ पे फंसा हुआ है बेचारा। तो आप केवल और केवल इससे कंपेयर करोगे और आप बोलोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन ये लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्सिमम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, किससे कंपेयर करूंगा मैं उसको, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन से करूंगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन से करूंगा और बोलूंगा उससे तो पक्का ही कम होता है या उसके बराबर हो सकता है। तो इट कैन बी, दिस लाइन कैन बी लाइक दिस और दिस लाइन कैन बी लाइक दिस आल्सो। ठीक है, तो बराबर भी हो सकता है कई जगह पे, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस, विल टॉक अबाउट दैट। और ये आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये क्या था, म्यू के एन था एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, एन से एन कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये या तो बराबर होगा या कम होगा स्टैटिक के कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, मतलब ये म्यू के इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। तो यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। धीरे 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 जैसे हम सारे केसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? तो यहां तक इतनी थ्योरी आपको जाननी है, इसके बाद हम डायरेक्टली सारे केसेस में जंप करते हैं। जो बच्चे आप डायरेक्टली यहां पे जंप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी आती थी, अब आपको सारे केसेस कवर करने जेईई मेन के, तो आप यहां से अपने वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो, आप बाकी सारे थ्योरी वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑल केसेस। सबसे पहले हम केस 1 से स्टार्ट करेंगे। केस 1 दिया हुआ है। अब हमने देखा कि बेसिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम सारे केसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला केस दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने कुछ स्पीड दिया और वो ब्लॉक कुछ देर के बाद रुक जाता है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितनी देर के बाद रुकेगा और उस उतने देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब भी इस टाइप का केस दिया हुआ है तो आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, ये कितना है एक्सेलरेशन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक ब्लॉक आगे की ओर मूव कर रहा है, इस सरफेस से देखो जमीन पे रखा हुआ है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है इसकी टेंडेंसी किधर है, आगे जाने की है, क्योंकि ये ब्लॉक को आपने आगे फेंका। तो मैंने अभी क्या बताया कि फ्रिक्शन जो है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इस सरफेस की टेंडेंसी आगे है, तो जो सरफेस आगे जाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करेगा और इस सरफेस पे, ब्लॉक के सरफेस पे ये फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लगेगा एंड उसके ऑपोजिट सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो आगे की ओर लगेगा। तो यहां से थ्योरी में एक और चीज आती है क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन किसके, दोनों सरफेस के बीच में, जैसे नॉर्मल था बिल्कुल फ्रिक्शन वैसे ही लग रहा है एंड इट इज पैरेलल to surface in contact. It is parallel to surfaces in contact. और तीसरी चीज है it acts in pair. तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है, जैसे नॉर्मल की बात करी थी, सारी चीजें नॉर्मल की एग्जैक्टली फ्रिक्शन पे अप्लाई होती है। फ्रिक्शन सरफेस के बीच में एक्ट करेगा बट पैरेलल एक्ट करेगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर था सरफेस इन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन जो है सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा। एक सरफेस पे अगर पीछे लग रहा है तो दूसरे सरफेस पे ऑटोमेटिकली आगे की ओर लगेगा, such that ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। इन सरफेसेस के बीच में दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट सरफेसेस। एक ये वाला सरफेस और इसके साथ जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब ये आगे जा रहा था तो मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मैं लिखूंगा नेट फोर्स इसके ऊपर F है इज इक्वल टू, और माइनस कर देते हैं क्योंकि ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो उसके ऑपोजिट वाला सारा फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू M इंटू ए। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, माइनस म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो म्यू के इंटू एन एंड दिस विल बी इक्वल टू M इंटू ए। और नॉर्मल किसके बराबर था, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और दूसरा एक mg लगेगा। नॉर्मल mg के बराबर है एंड देयरफॉर आई विल से म्यू के mg इज इक्वल टू M इंटू ए। ये कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो माइनस म्यू जी हो गया। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर बॉडी आगे की ओर जा रही है तो एक्सेलरेशन जो है पीछे की ओर है, तभी रुक रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, स्पीडिंग डाउन। यहां से देखो स्लोइंग डाउन हो रहा है तो यहां से इसकी 3 से 0 हो गए एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन। और ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि एक्सेलरेशन जब पहला केस है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू इंटू जी एंड माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ऑपोजिट टू द मोशन। अब बाकी सारी चीजें इजी हो जाती है। हम यहां से लगाएंगे v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, माइनस म्यू की वैल्यू दी हुई है, नहीं दिया हुआ तो ले लेते हैं कुछ भी, म्यू
इसकी कुछ वैल्यू ले लेंगे म्यू इंटू जी इंटू टी एंड देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 3 बाई म्यू इंटू जी। लेट्स से म्यू की वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू, ये गया 9/10 इतना सेकेंड। एस निकालना है तो एस भी निकल जाएगा, या तो आप यूटी लगा दो या फिर आप ये लगा सकते हो। जनरली जब एस निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 9 इंटू यहाँ पे माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी है, इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी थी, वो ये 1/3 इंटू एस इंटू 10, जी की वैल्यू 10 थी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी एस आ जाएगा 9 3 27/20, ये कैंसिल हो गया। एस इज इक्वल टू 27/20। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां से देखो, पहला केस हमने क्या देखा, पहले केस में जो आपको रिजल्ट याद रखना है वो है एक्सेलरेशन। जब भी एक ब्लॉक को मैं नीचे फेंकूंगा उस पे एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज अपोजिट टू इट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो आपका पहले केस में जो रिजल्ट याद रखना है, इस केस में रिजल्ट इज एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू म्यू इंटू जी, और ये किधर लगता है, ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फिर एक्सेलरेशन जो है इस पे पीछे की ओर लग रहा होता है एंड देयरफॉर अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है। एंड इसीलिए हम केवल मैग्नीट्यूड यहां लिखा है मैंने, म्यू इंटू जी ऑपोजिट। अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव, अगर आपने इसको नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट इज, ये दोनों ऑपोजिट एक्ट करते हैं, वी और यू, ठीक है। अब सेकंड केस चलते हैं। मान लो मैंने वेलोसिटी की जगह मैंने एक ब्लॉक को खींचना शुरू कर दिया और ये ब्लॉक इमीडिएटली मूव करना शुरू कर देता है। मैंने एफ फोर्स लगाया, इस ब्लॉक को खींचना शुरू कर दिया और अब मैं वेलोसिटी नहीं दे रहा हूं, तो इससे वेलोसिटी, इससे अपने आप ही वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज फोर्स लगा रहा हूं मैं, और इमीडिएटली ब्लॉक मूव करने लग जाता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिखूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पे मैंने फोर्स लगाया एफ, इसको अपोज करने वाला एक फोर्स, क्योंकि सरफेस ये है और इस सरफेस इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो इसकी टेंडेंसी जैसे ही आप ये फोर्स लगाओगे या तो ये मूव करेगा या इसकी टेंडेंसी होगी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जाने की, और जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जाने की होगी उस पे फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर, और ग्राउंड पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्राउंड पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में किधर लगेगा फ्रिक्शन, आगे की ओर फ्रिक्शन लग जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अब मैं इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा F माइनस F इज इक्वल टू m इंटू ए एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाय m, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन चूंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इस पे एक फोर्स ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर mg, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू n इज इक्वल टू म्यू के इनटू m इनटू g। तो यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, और आप यहां से वैल्यूज देख सकते हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस म्यू के इज 0.4 इंटू m इंटू जी, 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m कितना है 1। सो देयरफॉर 10 इंटू 4 4, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब आप सारी चीजें निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, डिस्टेंस पूछा हुआ है डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इतने दूरी पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 मीटर के बाद उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐसे केसेस पूछे जा सकते हैं। पहले में सिंपली वेलोसिटी बताओ कुछ देर के बाद, डिस्टेंस बताओ उतनी देर में कितना कवर हुआ, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 100 मीटर कवर हो गया, अब बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप कोई भी केस इसको निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकल गया तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, आप इसको 0 कर दोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, आगे की ओर लग रहा है 6, एंड देयरफॉर 6 इंटू जो भी टाइम दिया हुआ है 530, तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। s किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, u तो 0 है तो यहां से सिंपली हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो आप ये इससे कर सकते हो। और यहाँ पे ये पूछा हुआ है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, a निकाल चुके हो, s अगर दिया हुआ है तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो क्योंकि ये चीज 0 है। मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि अगर एक ब्लॉक को फेंकने की जगह मैं खींचना शुरू कर दूं विद सम कांस्टेंट फोर्स, देन फर्स्ट आई विल हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो मैं सारे केसेस सॉल्व कर सकता हूं, चाहे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो दिस इज पहले केस का ही
इसलिए केस 1 का बी लिखा है मैंने, क्योंकि ये पहले केस से ही मिलता जुलता केस है। नेक्स्ट केस भी बिल्कुल पहले से ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया कि अब बोला कि सरफेस ही मूव कर रहा है। तो पहले हमने दोनों केसेस क्या देखे, एक में ब्लॉक को फेंका, एक में मैंने खींचा। अब दूसरे में मैंने ब्लॉक को रख दिया जिसमें सरफेस आगे की ओर जा रहा था। तो देखें इसमें कैसे हो सकता है। अगेन आई विल ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक लिया, अब इसके नीचे वाला सरफेस, ये वाला पॉइंट जो है ये आगे जा रहा था। तो इस सरफेस पे जो भी आगे जाता है बच्चों, फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करता है। जो भी सरफेस आगे की ओर जाता है, फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करता है। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर। तो ऑटोमेटिकली इस सरफेस पे अगर पीछे की ओर लगा तो इसके रिस्पेक्टिव सरफेस जो इसके कांटेक्ट में था उस पे फ्रिक्शन किधर की ओर लगा, आगे की ओर। मतलब दिस फ्रिक्शन इज मेकिंग दिस ब्लॉक स्लिप ऑन दिस, आगे की ओर। कब तक करेगा, जब तक कि दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाए। तो यहां इसीलिए पूछा हुआ है कि एक कन्वेयर बेल्ट है जो मूव कर रहा है, उसमें आपको टाइम निकालना है व्हेन ब्लॉक स्टॉप स्लिपिंग ऑन द कन्वेयर बेल्ट, ये पूछा सकता है, या व्हेन द मोशन सीज टू एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, मतलब दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। कन्वेयर बेल्ट तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, जब तक उसकी स्पीड सेम नहीं हो जाती तब तक वो उसके ऊपर स्लिप करता है, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन, यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक ब्लॉक रखा है, इसका मास 1 kg ले लेता हूं मैं, ठीक है। सो अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ, यहां पे क्वेश्चन इज अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, मास 1 kg मान लेते हैं, म्यू दिया हुआ है। तो फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक स्टॉप्स स्लिपिंग। तो ये आ गया फ्रिक्शन। अब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन हो रहा है इसके ऊपर, तो इट इज म्यू के इंटू एम इंटू जी, और इसीलिए एक्सेलरेशन यहां पे क्या आ जाएगा, दिस अपॉन एम, ये कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर इट इज म्यू के इंटू जी। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ही आई बच्चों, बट ये एक्सेलरेशन किधर की ओर लग रहा है, ये एक्सेलरेशन ब्लॉक पे आगे की ओर लग रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक को आगे धक्का मार रहा है, इसकी वजह से ये ब्लॉक आगे जा रहा है। एंड देयरफॉर डेफिनेशन फिर से करते हैं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन इज जस्ट अनदर फोर्स जो कई बार हेल्प भी करेगा मोशन को, कई बार अपोज भी करेगा, बट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस इन कांटेक्ट। तो यहां पे भी रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस इन कांटेक्ट कर रहा है। एंड हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो मैं यहां पे कर दूंगा v इज इक्वल टू, इक्वेशन विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस 18। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 थी, इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी। कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कि दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाती। अगर कन्वेयर की 4 है तो इसकी भी जब तक 4 नहीं हो जाती, दोनों साथ में मूव करते रहेंगे। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 इंटू 10 इंटू टी, तो कितने देर में ये आ जाएगा 4/1। 4 सेकेंड लगेंगे इसको, ब्लॉक को, जो भी आप आंसर निकाल लेना खुद से, ठीक है। और एस निकाल लें तो एस कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर कर सकता हूं मैं, हाफ एटी स्क्वायर, या फिर मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी जब इन दोनों की सेम हो जाएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली आपने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, जो भी म्यू है इंटू जी, और उसके हिसाब से आप सारी चीजें कर सकते हो। दिस इज द थर्ड केस। अब चौथा केस, मान लो इस ब्लॉक को मैंने एक और ब्लॉक से कर दिया और पुली से कनेक्ट कर दिया। ये सारे केसेस आ चुके हैं आपके जेईई मेन में। अब ये चौथा केस है कि भाई ब्लॉक को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ दो टाइप के वेराइटीज हो सकते हैं, ये अभी तक आया नहीं है, बट दिस कैन कम, एंड दीज आर द टू वेराइटीज व्हिच कैन कम ऑन दिस पर्टिकुलर केस। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि m1 m2 का रेशियो बताओ, या फिर m1 का वेट बताओ, m2 दिया हुआ है, m1 का वेट बताओ, सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m1 सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। कब तक रुका रहेगा भाई, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार नहीं कर जाता है तब तक रुका रहेगा। तो भाई मैं ये लिख सकता हूं कि इस पे इधर की ओर वेट m1 जी, न्यूटन अंकल आपने पूरी कहानी पढ़ रखी है पहले भी, इधर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, और जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता है तब तक ये रुका रहेगा, ये पूरा सिस्टम। तो पहला वाला केस तो सिंपल है कि भाई m1 जी जब तक इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती है फ्रिक्शन के, तब तक ये सिस्टम रुका रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस
इंटू M2G, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन किस पे लगेगा, इस पे नॉर्मल, इस पे M2G, एंड देयरफॉर दिस फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू दिस नॉर्मल रिएक्शन, और कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं, डायरेक्टली जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उस नॉर्मल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इसका फ्रिक्शन डिफाइन होता है, एंड देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू ये वाला नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू M2G। तो हमने यहां पे लिख दिया, G से G कैंसिल हो गया, और अब M1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एस M2 के बराबर आ गई। रेशियो भी आप डिफाइन कर सकते हो, रेशियो पूछा हुआ है तो M1 by M2 निकाल लोगे, अदरवाइज M1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है। तो दिस कैन कम इन योर एग्जाम, ठीक है, ये आपके जेईई मेन में हिस्सा ला सकता है। नाउ फाइंड ए व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, तो भाई एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन अगर मूव कर रहा है बॉडी, तो एक्सेलरेशन इज एफ नेट बाई टोटल मास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, टोटल मास। एफ नेट कितना हो गया, M1G नीचे की ओर, और पीछे की ओर क्या हो जाएगा, म्यू एफ नेट इज M1G माइनस, अब म्यू के हो जाएगा इंटू M2G डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे कि M1 M2 की वैल्यू दी होगी, म्यू के की वैल्यू दी होगी। अब ये ध्यान रखना, म्यू एस म्यू के यहाँ पे मैंने सेम रखा है, बट म्यू एस म्यू के जो है वो दोनों अलग अलग दिए रह सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको उसका ध्यान रखना है कि एक्सेलरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कब तक नहीं करेगा, जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक वो रुका रहेगा। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर वेट रखना शुरू कर देते हो एडिशनल, तो ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, एंड देन द फ्रिक्शन विल चेंज फ्रॉम स्टैटिक टू काइनेटिक, मतलब फ्रिक्शन अपने रूप को बदल लेगा। अब जैसे ही मूव करने लग जाएगा, रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। अब इसी को जेईई मेन ने एक और कॉन्सेप्ट में दे दिया, उसने चेन रख दिया, बोला ब्लॉक नहीं रखेंगे हम, चेन रखेंगे। अब चेन रख दिया तो बच्चे डर गए कि भाई चेन वाला सवाल तो हमने किया नहीं है। तो अब क्या पूछा था यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि भाई कितना चेन लटका रह सकता है सच दैट ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे या पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे, और लेंथ दिया हुआ था उसका L। तो ये देखते हैं करके। अभी मैंने कंडीशन क्या बताया, मान लो ये इसमें ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस y हो जाएगा ये लेंथ। अब अगर L लेंथ का मास यूनिटरी मेथड से करते हैं m है, मान लो L लेंथ का मास कैपिटल M है, तो एक यूनिट का मास कितना होगा, ये तो आपको पता ही अभी तक कि भाई अगर L लेंथ, टोटल लेंथ जो चेन की है उसका मास कैपिटल M है, तो एक यूनिट का मास कितना हो जाएगा, M बाई L हो जाएगा। और Y लेंथ का मास कितना हो जाएगा, M बाई L इंटू वाई, ये हो जाएगा इसका मास। और L माइनस वाई, इसका कितना हो जाएगा, M बाई L इंटू L माइनस वाई। तो अब तो सिंपल हो गया ना, दो ब्लॉक है, कनेक्टेड है, और कब तक रुका रह सकता है ये पूछा हुआ है। तो पिछले वाले केस की तरह ही हो गया कि भाई अगर मैं इसका मास की जगह M1 दिया हुआ था, यहाँ M2 दिया हुआ था। अब इस केस में आपने इसका मास, ये वाला जो मास है, आपने बोला दिस इज इक्वल टू M बाई L इंटू वाई, और आपने बोला ये वाला जो मास है, ये यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो गया, M बाई L इंटू L माइनस वाई। अब काम खत्म। अब तो जो भी आपने सीखा था वो डायरेक्टली अप्लाई कर दो कि भाई M बाई L इंटू वाई इज इक्वल टू म्यू इंटू M बाई L इंटू L माइनस वाई। यही सीखा था आपने पिछले वाले में कि भाई M1 जो ये वाला मास है इज इक्वल टू म्यू एस इंटू M2। तो यही चीज हमने यहां अप्लाई कर दिया कि भाई जितना वेट यहां पे होगा, दिस विल बी स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो जो भी पीछे फ्रिक्शन लग रहा है वो उसको स्टॉप कर रहा है, उससे ये कंडीशन आ गई, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब y इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू वाई, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू एल, तो y आ जाएगा म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी अभी तक मैंने किया है, सारे कॉन्सेप्ट्स वो सिमिलर केसेस से ही बनते जा रहे हैं। अगर आपने एक ढंग से कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अपने आप ही होने लग जाएंगे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने जो जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं थोड़ा भी ट्विक किया उसने, यही मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, सो दैट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट रट्टा भी मार जाओगे ना, आपके पूरे नंबर आएंगे फ्रिक्शन में, ठीक है। तो आप रट्टा ढंग से मार लेना, अगर जो बच्चा शुरू से अभी तैयारी कर रहा है। बाकी बच्चों के लिए रिविजन है जो पहले कर चुके हैं, ठीक है।
सेकंड टाइप का केस, अभी तक जितने भी केसेस डिस्कस कर रहे थे सब एक टाइप के केसेस थे जिसमें फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लग रहा था। अब कई बार केसेस आता है पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स का, कि पुलिंग इज ग्रेटर देन पुशिंग फोर्स या फिर पुशिंग इज ग्रेटर देन पुलिंग फोर्स। तो आपको बताना होता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा होता है। तो सिंपली कई बार नॉर्मल रिएक्शन ही पूछा रहता है, या पूछा रहता है मैक्सिमम फोर्स निकालो सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो अब आप अगर देखोगे यहाँ पे अगेन सारा खेल ना फ्री बॉडी डायग्राम का है बच्चों। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लिखूं तो इस साइड पे F cos थीटा, क्योंकि जितने भी फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्सेस को ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। थीटा के बगल वाला हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है और इस थीटा के ऑपोजिट वाला हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे इस सरफेस को किधर खींचने की कोशिश करेगा आगे, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन जो है उसकी टेंडेंसी या फ्रिक्शन अगर मूव कर रहा है तो पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, अब ये आपके सारे फोर्सेस आ गए। अब आसान है, पहला वाला केस क्या हो जाएगा, n प्लस f sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन 0, हमने ये लिख लिया। अब अगर मैं n यहां से नॉर्मल पूछा हुआ तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg माइनस f sin थीटा। और आप देखो जब आप पुल कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, जब आप खींच रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, और जैसे आप अगर रोलर्स को देखोगे ग्राउंड पे, जो भी क्रिकेट ग्राउंड है उसमें उसको खींच रहे होते हैं, क्योंकि जब खींच रहे होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, एक्चुअल वेट वाज mg बट उसमें से कुछ कम हो गया एंड देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, पहले नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर था, mg के बराबर, अब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जैसे ही कम हो गया आपको खींचना उतना आसान हो गया, बिकॉज आपको अपोज क्या कर रहा था, फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे। तो जितना नॉर्मल कम हो जाएगा उतना फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मतलब उसको अपोज करने वाला फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, और इसीलिए पुलिंग आसान हो गया कंपेयर टू पुशिंग। ये आप मुझे बताना भी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, अगर मैं मैक्सिमम, ये पहला केस हो गया हमारा। अब सेकंड केस इज मैक्सिमम फोर्स, जिसके लिए ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं F cos थीटा इज इक्वल टू F, और मैक्सिमम कब तक ये रहेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू F S मैक्स इसके बराबर नहीं हो जाता, या फिर ये म्यू एस इंटू नॉर्मल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये ब्लॉक रुका रहेगा। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एस, नॉर्मल कितना हो गया, mg माइनस F sin थीटा, एंड देयरफॉर सब F को एक तरफ ले जाएंगे, F cos थीटा, F cos थीटा यहां पे ले लिया, और यहां से क्या आ गया, प्लस म्यू एस sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg, एंड देयरफॉर दिस मैक्सिमम फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए ब्लॉक इस फोर्स तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा आगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा। ठीक है, यहां तक ये ब्लॉक आगे नहीं मूव करेगा बिकॉज दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस। नाउ थर्ड केस इज इंक्लाइन के सारे केसेस। अब आप देखो यही तक आप इतने केसेस कवर किए हैं, इसके बाद एक और केस था जो 22 में कवर किया था, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। एंड टू ब्लॉक प्रॉब्लम इज समथिंग दैट आई विल कवर इन डिटेल, वैसे मैंने पहले भी बहुत कराया हो, आप देख लेना टू ब्लॉक प्रॉब्लम, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसको डिटेल में देख सकते हो, बट उसको मैं अलग से कवर भी करवा दूंगा। तो थर्ड केस इंक्लाइन का आता है। इंक्लाइन में दो केसेस हैं, अगर एक ब्लॉक नीचे जा रहा है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है। और आपको पता है स्मूथ इंक्लाइन का, अगर स्मूथ था इंक्लाइन प्लेन और इसमें ब्लॉक नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था, एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू जी साइन थीटा, जो हम डिराइव कर चुके हैं फॉर स्मूथ प्लेन, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, इधर mg साइन थीटा होता है, एंड कोई फोर्स नहीं है फ्रिक्शन का, बिकॉज फ्रिक्शनलेस, अगर स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, और एक mm कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू g साइन थीटा। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो g साइन थीटा पीछे की ओर लग रहा था, और नीचे आ रहे हैं तो g साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा था, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। यहां पे जब नीचे जा रहा है आप देखो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, mg
साइन थीटा, mg का कंपोनेंट है, नॉर्मल इधर कंपोनेंट हम लेना सीख चुके हैं पहले, mg cos थीटा इधर, चूंकि नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे किधर लगेगा, ब्लॉक पे पीछे की ओर लगेगा इस तरीके से, और इसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहां पे हम लिखेंगे म्यू, मान लेते हैं म्यू के हैं, mg नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है, तो mg cos थीटा, यहां पे इट इज नॉट म्यू mg बिकॉज नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, म्यू के, तो ये भी म्यू के हो जाए, मतलब एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू mg cos ऑफ थीटा। एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को अगर मुझे लिखना है इस केस में, पहले वाले केस में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज न्यूटन अंकल क्या बोले, नेट फोर्स जो भी लग रहा है, चाहे वो mg sin थीटा था पहले, अब mg sin थीटा माइनस, अब क्या हो जाएगा ये mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m कैंसिल, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos ऑफ थीटा। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब ब्लॉक नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। यहां पे क्या होगा, अगर ऊपर जा रहा है तो mg sin थीटा तो नीचे ही लगेगा, क्योंकि अब ये सरफेस ऊपर की ओर जा रहा है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर ही लगेगा, एंड आई कैन से यहां पे अब हम लिखना है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किधर होता है, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तो बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेट ये किधर की ओर कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g sin थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन इज म्यू mg cos थीटा, m कैंसिल हो गया तो ये आ गया म्यू इंटू g cos थीटा, डिराइव आप खुद कर लोगे, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। तो जब ऊपर की ओर जा रहा होता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन क्या करोगे आप, नेगेटिव लोगे, तो यहां पे मैं इस पूरे रिजल्ट को एक बार लिख देता हूं एक जगह पे, ठीक। सो नाउ दिस एक्सेलरेशन व्हेन गोइंग डाउन इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ये हो गया व्हेन गोइंग डाउन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, दिस एक्सेलरेशन विल स्पीड, मतलब बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे की ओर ही लग रहा है, आप ये देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एक्सेलरेट भी नीचे की ओर कर रहा है, एंड देयरफॉर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये इसको हमेशा इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, ठीक है, इट विल स्पीड अप द ब्लॉक। अब अनटिल अनलेस ऑब्वियसली म्यू जी cos थीटा ज्यादा हो जाए तो उस केस में जाएगा ही नहीं नीचे, रुका रह जाएगा, मतलब वो हम अभी केसेस नहीं करेंगे, वो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के केसेस में जब डिटेल में एडवांस की बात करेंगे तब हम करेंगे। अब व्हेन इट इज गोइंग अप, जब ऊपर की ओर जा रहा होगा ब्लॉक, उस समय एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, और इसलिए मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, ये कितना है, माइनस g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे कि भाई ये दोनों ऐड हो रहा है, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि अगर वेलोसिटी को मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। अब यहाँ पे अलग केस एक और हो सकता है कि भाई कितना फोर्स मैं ऊपर की ओर लगाऊं, पुल करने में कितना फोर्स लगेगा, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा पुल करने में, और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई कितना फोर्स इसको नीचे स्लाइड करने से रोका जा सकता है, उनका रेशियो पूछा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन की जगह फोर्स पूछा जा सकता है तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों केस में, ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हो तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे, और अगर नीचे कितना फोर्स लगाए ताकि ये रुका रहे तो आपको यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फोर्सेस का रेशियो वहां से आ जाएगा। तो द केसेस कैन बी चेंज्ड रिलेटिवली, कि एक समय मैंने सिंपली ब्लॉक को छोड़ दिया, एक समय मैंने फोर्स लगा दिया, तो अब ये सारे केसेस आ सकते हैं, एंड विद ओनली 3 केसेस, आप देखो 3 केसेस से ये पूरा फ्रिक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक और केस जो मैंने आज मतलब अगले लेक्चर के लिए रखा है, वो केस अभी हम रहने दे सकते हैं, विच इज 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, कि अगर मान लो नीचे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं
तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए ताकि दोनों ब्लॉक्स जो हैं, या कितना मैक्सिमम फोर्स लगाओ ताकि दोनों ब्लॉक इकट्ठे रहे। अब इसके बाद थोड़ा भी फोर्स इंक्रीज किया तो ब्लॉक रिलेटिव आपस में मोशन करने लग जाएंगे। एंड दीज आर द केसेस व्हिच विल कवर, बट इसका मैं डिटेल एक लेक्चर ले चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको देख लेना अगर आप चाहो तो। एंड विद दिस जितने भी कॉन्सेप्ट जेई मेन में आए हैं 22 में 23 में उससे पहले, वो सारे इससे कवर हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने शुरू में दिया था आप उस सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। एंड प्लीज अगर हो सके तो इस बुक का पीडीएफ कहीं से जुगाड़ कर लो, आपको मिल ही जाएगा, आपके सीनियर से मिल जाएगा। एंड दिस बुक आई एम फॉलोइंग, क्योंकि ये बुक 23-24 जनरली मैं 24 को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ जेई प्रीवियस पीवाईक्यू। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो उसको टेस्ट के रूप में देना। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि लास्ट ईयर जो भी आया है इट इज अ कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट कवर्ड इन मोस्ट ऑफ द कोचिंग, तो इसलिए उसको टेस्ट के रूप में देना अच्छा रहता है, पुराने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस की तरह देना अच्छा रहता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड इन माय नेक्स्ट लेक्चर व्हिच विल बी मोस्टली ऑन जेई एडवांस। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे इन आवर जेई एडवांस लेक्चर्स। चलो थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।